उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार करने में अपनी सारी ताकतें झोंक दी हैं और इसी प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की ओर से किए गए सभी 5 साल के कामकाजों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। लेखा जोखा पेश करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इस दौरान उन्होंने पार्टी की थीम सॉन्ग यूपी में योगी रिलीज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार की वजह से यूपी ने कोविड प्रबंधन में सबसे बेहतरीन काम किया है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार की वजह से यूपी ने कोविड प्रबंधन में सबसे बेहतरीन काम किया है। यूपी में 551 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हुए हैं। कोविड मैनेजमेंट में यूपी नंबर 1 रहा है। वहीं अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में यूपी दूसरे नंबर पर है। यूपी में 5 साल में प्रति व्यक्ति आय 94,000 पहुंची है और यूपी में बेरोजगारी दर घटकर 3% हुई है। अपराध के मुद्दे को साफ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 5 साल में कोई दंगा नहीं होने दिया गया है। यूपी में क्राइम रेट में भी कमी आई है। सपा राज में 700 से ज्यादा दंगे हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की पारदर्शी भर्ती हुई है। 86,000 पुलिस वालों को प्रमोट किया गया है। यूपी में 6 फॉरेंसिक लैब काम कर रहे हैं। भूमाफियाओं की 66,000 हेक्टेयर जमीन को खाली करवाकर जनहित में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की गई है। निवेश मित्र पोर्टल से 349 सुविधाएं संचालित हुई हैं। सिंचाई के लंबित कामकाजों पर काम हुआ है। सिंचाई की 18 परियोजनाओं को पूरा किया गया है। वहीं गन्ना किसानों को 1,57,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण हुआ है। यूपी में इथेनॉल का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना था कि डबल इंजन की सरकार की वजह से यूपी में डबल विकास हुआ है और जनता से किए गए सभी वादों को भी जल्द से जल्द पूरा किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपने पक्ष में लेने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बुलंदशहर के अनूप शहर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि सपा सरकार में एक जाति के लोगों को पट्टे मिलते थे। उनके चहेतों के यहाँ छापेमारी में करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। वो पैसा सपा के गुंडों का था। वहीं अमित शाह ने कहा कि हमने धारा 370 हटाई। जब धारा 370 पर बहस हो रही थी तो सपा, बसपा और कांग्रेस इसका विरोध कर रहे थे। अखिलेश बाबू तो खून की नदियां बहाने की बात कर रहे थे, लेकिन खून की नदियां तो दूर, कंकड़ मारने की कोई हिम्मत नहीं कर पाया। और आज कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने यूपी में विकास करने का काम किया और मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है तो इससे मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिवसीय करनाल दौरे पर हैं। आज पहले दिन उन्होंने घरोंडा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां पर विधायक हरविंदर कल्याण ने अगुवाई की। सबसे पहले वो कैमला गांव में पहुंचे, जहां पर लंगड़े वाले बाबा की समाधि पर उन्होंने माथा टेका और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करके एक बड़ा बयान दिया है। जिस प्रकार से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान आया है कि भी 75% आरक्षण को लेकर जो हाई कोर्ट में रोक लगाई गई है, वो कहीं ना कहीं एक गलत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा है युवाओं की हकों की लड़ाई के लिए अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री गांव से होते हुए अराईपरा में एनसीसी एकेडमी में पहुंचे और वहां उन्होंने एनसीसी एकेडमी का निरीक्षण करने के बाद घरोंडा पहुंचे। घरोंडा में विभिन्न स्थानों पर करीब 18 जगहों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद प्रदेश मुख्यमंत्री करनाल के लिए रवाना हो गए। हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण के मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए 75% आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वार पलटवार शुरू हो गया है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा है कि प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा कर रही है, जबकि
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता किरण चौधरी का कहना है कि सरकार का 75% रोजगार का वायदा जुमला साबित हुआ है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि सरकार इस मामले की मजबूती के साथ कोर्ट में पैरवी करेगी और प्रदेश के युवाओं को उनका हक जरूर मिलेगा। ऐसे में तय है कि फिलहाल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से इस मामले में रोक लगने के बाद युवाओं का इंतजार और ज्यादा लंबा हो गया है। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए 20 फरवरी को मतदान होने हैं और 10 मार्च को नतीजे आने हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस ने अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है। इसी उधेड़-बुन के बीच में कांग्रेस में काफी तेज हलचल दिखाई दे रही है। दरअसल अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस के सीएम फेस हो सकते हैं, और ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद पार्टी के आंतरिक सर्वे ये कह रहे हैं। सर्वे में चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सर्वे में सिर्फ सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू का ही नाम है। मतलब पार्टी ने साफ किया है कि पंजाब में कांग्रेस की तरफ से सीएम की रेस में और कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि ऐसा करके पार्टी ने सीनियर नेता सुनील जाखड़ को भी किनारे कर दिया है। ये वही जाखड़ हैं जिनके बयान पर काफी बवाल हो रहा है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने सर्वे में 3 सवाल पूछे हैं। इसके जरिए कांग्रेस ने पार्टी उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और सांसदों की राय ली है, ताकि सीएम पद को लेकर किसी तरह का मतभेद ना रहे। बताया गया कि पार्टी आम लोगों को भी ऑटोमेटेड फोन के जरिए कॉल लगाकर उनकी राय जान रही है। हालांकि दावा किया गया है कि आने वाले 3-4 दिनों में 1 करोड़ 4 लाख लोगों को फोन कॉल करने के बाद उनसे राय ली जाएगी। खैर, चर्चा तो इसकी भी है कि पंजाब की रेस में आम आदमी पार्टी की तरह कांग्रेस भी सीएम फेस के ऐलान के लिए बड़ा इवेंट आयोजित कर सकती है। हालांकि खबरों की माने तो अब पंजाब कांग्रेस में सीएम फेस चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, आमने सामने है। लेकिन इस रेस में अब सिद्धू खुद ही पिछड़ते नजर आ रहे हैं। देश में हर दिन कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 1,72,000 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं और 1,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो गई है। और कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। मौत के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार तैयार है। साथ ही तमाम राज्यों को केंद्र की तरफ से मदद पहुँचाई जा रही है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 15,33,000 के पार पहुँच गए हैं। अब कोरोना से 4,98,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 3,267 नए मरीज सामने आए और 17 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा में कुल मामलों की संख्या 9 लाख के पार हो गई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि हरियाणा में कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रदेश सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से ही लगातार बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। जिला शिमला समेत प्रदेश के अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में आगामी 5 फरवरी तक मौसम खराब बना रहने की संभावना जताई गई है। वहीं राजधानी शिमला की बात करें तो शिमला में बर्फबारी होने से भारी संख्या में पर्यटक बाहरी राज्यों से पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बर्फबारी होने से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते समूचे प्रदेश में एक बार फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। देश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। एक बार फिर उत्तर भारत समेत तमाम राज्यों में ठंड लौट आई है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने के बाद हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत तमाम राज्यों में ठंड का डबल अटैक जारी है। शीतलहर के कहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वीरवार सुबह से राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के बाद दिल्ली में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी बारिश के बाद ठंड काफी बढ़ गई है और लोग घर पर छुपने पर मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो लगातार बदलते मौसम को लेकर अधिकारियों ने बताया है कि आने वाले 2 दिनों तक उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी रहेगा और आने वाले 2 दिनों तक लोगों को फिलहाल के लिए ठंड से राहत नहीं मिलेगी। लेकिन बारिश ने ठंड तो जरूर बढ़ाई है
और लोग घर पर छुपने पर मजबूर हो गए हैं। 2 दिन से हो रही हल्की बूंदाबांदी और सर्द मौसम के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और 2 दिन से लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं और यही कारण है जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि बूंदाबांदी और शीतलहर के चलते लोगों के काम बाधित हो रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो इसी तरह का मौसम बना रह सकता है और यही मौसम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना रहेगा। फरीदाबाद में आज मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मौसम ने करवट ली और तापमान में गिरावट देखने को मिली है। आज शीत लहरों की चपेट में फरीदाबाद शहर नजर आ रहा है। इसके साथ ही बरसात ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। ज्यादातर लोग घरों में दुबके नजर आए तो वहीं जो लोग बाहर किसी कारण से निकले वे अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। फसलों की यदि बात की जाए तो यह मौसम जो है वो गेहूं की फसल के लिए बेहतर माना जा रहा है, लेकिन आम आदमी की मुश्किलें इस बदलते मौसम ने जरूर बढ़ा दी हैं। बरसात के कारण लोगों को अब आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग की माने तो कल भी कमोबेश यही स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि 5 फरवरी से मौसम एक बार फिर करवट लेगा, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब 5 फरवरी से लोगों को इस ठिठुरन भरी सर्दी से निजात मिल पाती है या नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गत दिवस हरियाणा के सभी उपायुक्तों को बैठक के दौरान आदेश दिए थे कि पूरे हरियाणा में सभी कार्यालयों में मॉर्निंग के टाइम अधिकारी मौजूद हों ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मगर रतिया नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुबह के समय अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं होते, जिसको लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोगों ने उच्च अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप भी जड़े हैं। इस बारे में जब डीएमसी अजय चोपड़ा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 1-2 बैठकों को लेकर नगर पालिका कर्मचारी फतेहाबाद में मौजूद थे, उसके बावजूद भी जांच की जाएगी। जो कर्मचारी निरारद रहते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जद्दोजहद के बाद आखिरकार कल धारोड़ा नगर पालिका के चेयरमैन की शपथ कंवर सिंह यादव लेंगे। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। शपथ ग्रहण के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, भाजपा के विधायक ओसली से लक्ष्मण सिंह यादव, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल तथा रिवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव को भी शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया गया है। 2020 में हुए चुनाव में नगर पालिका के चेयरमैन पद पर कंवर सिंह विजय हुए थे, लेकिन उनकी 10वीं की सर्टिफिकेट को लेकर बवाल मच गया। विपक्षी लोगों ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को की। निर्वाचन आयोग ने इसकी जांच के लिए डीसी रिवाड़ी को लिखा। डीसी रिवाड़ी ने जांच में पाया कि कंवर सिंह की जो 10वीं की सर्टिफिकेट है वो बोगस है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग को जब रिपोर्ट भेजी तो निर्वाचन आयोग ने उनको जो है पद से बर्खास्त कर दिया। उसके बाद दोबारा से चुनाव कराए गए, लेकिन एक याचिका कंवर सिंह ने हाईकोर्ट में दायर की थी। प्रचार के अंतिम दिन हाईकोर्ट का फैसला आता है और चुनाव रद्द हो जाता है। उसके बाद लगातार शपथ के लिए कंवर सिंह तैयार थे, लेकिन प्रशासन ने या निर्वाचन आयोग ने उनको शपथ नहीं दिलाई। लेकिन कल जारी हुए पत्र में कल 4 फरवरी को धारोड़ा नगर पालिका में उन्हें पद की शपथ दिलाई जाएगी। सोनीपत में परिवार पहचान पत्र लोगों के लिए गले का फांस बन रहा है। दरअसल 31 तारीख तक स्कॉलरशिप भरने के लिए तारीख थी और उसको लिए जो है इनकम सर्टिफिकेट अनिवार्य था, लेकिन लगातार इनकम सर्टिफिकेट ना बन पाने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जहां हालात ये है कि परिवार पहचान पत्र में इनकम वेरीफाई नहीं हो पा रही है और इसी कारण लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है और लोग कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। वहीं सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को विवाह शगुन राशि के लिए भी धक्के खाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए भी इनकम सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है और इसी के तहत महिला
की बेटी की शादी है और उसी के तहत वो कार्यालय में पहुंची, क्योंकि उसका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जिस प्रकार से इनकम सर्टिफिकेट बनवाने से पहले परिवार पहचान पत्र में वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है, और जब इनकम सर्टिफिकेट के लिए यमुनानगर के आदि बद्री से आज अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन द्वारा विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर इसकी शुरुआत की गई। हालांकि मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर सीएम से बैठक के चलते और इसी प्रकार से विशिष्ट अतिथि जो थे सांसद रतनलाल कटारिया और यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा व्यस्तता और इन्हीं अन्य कारणों के चलते इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। वहीं जिला प्रशासन ने इसकी शुरुआत की और डीसी पार्थ पुष्पा ने बताया कि प्रदेश के अंदर 3 से 5 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज आदि बद्री से की गई है, जो कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। वहीं उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी को फिर से जीवंत करने के लिए हाल ही में प्रदेश सरकार ने हिमाचल सरकार के साथ 700 करोड़ रुपए का एक MOU साइन किया है। यहाँ पर एक डैम बनाया जाएगा। इसके अंदर जो पानी इकट्ठा होगा उस सरस्वती नदी जो कि पौराणिक जो रूप था उसको जीवंत करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से यहाँ से आदि बद्री से हिमाचल के रेणुका जी तक 1 फरवरी से जो है बस सेवा भी शुरू की गई है, जिससे जो है पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि आदि बद्री के अंदर 13 करोड़ रुपए के जो काम चल रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जून तक ये काम पूरे हो जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासन पूरे तरीके से प्रयासरत है। हम आपको बता दें कि 3 से 5 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव प्रदेश में मनाया जाएगा, जिसकी आज शुरुआत यमुनानगर से की गई और इसके बाद अगर हम बात करें चंडीगढ़ में कार्यक्रम होगा और उसके बाद कैथल में और इसी प्रकार से 5 फरवरी को पेहोवा के अंदर पूजा अर्चना और आरती के साथ इसका समापन होगा। प्रदेश भर में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अध्यापकों को अब शिक्षा विभाग ट्रेनिंग दिलवाएगा। हालांकि ये ट्रेनिंग अलग अलग विभाग के अधिकारी देंगे। आपको बता दें, आज भी भिवानी के क्लस्टर भवानीखेड़ा में ट्रेनिंग करवाएगी, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक व डॉक्टरों ने अध्यापकों को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी। वहीं अध्यापकों ने भी ट्रेनिंग देकर बताया कि बच्चों में एग्ज़ाम फीवर ना हो, क्योंकि आने वाला समय अब एग्ज़ाम का है। आपको बता दें, इसको लेकर के अब पूरे प्रदेश भर के अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग देने के बाद वो अध्यापक स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। उन्हें बताएंगे गुड टच और बैड टच के बारे में भी, यहाँ तक कि यातायात के बारे में भी बच्चों को जानकारी स्कूलों में दी जाएगी। वैसे तो खाकी पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जिनके लिए लोग प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं करते। इसी प्रकार का मामला कैथल के चीका थाने में तैनात SHO जयवीर सिंह का है। कल SHO जयवीर सिंह को 5000 रुपये की रिश्वत के आरोप में विजिलेंस विभाग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जहां चीका में प्रदर्शन हुआ था और देर रात सारी रात सोशल मीडिया के माध्यम से लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहे और आज सारे कैथल के अंदर प्रदर्शन हुआ। लोग लघु सचिवालय के अंदर एकत्रित हुए और लघु सचिवालय में एकत्रित होने के बाद प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी भी दी कि ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई ना की जाए, जिससे समाज, अधिकारी और लोगों का मनोबल कम हो। पंजाब व उत्तर प्रदेश चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शराब की तस्करी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। गुरुवार को उपायुक्त अनीश यादव व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने डबाली रोड सहित शहर में शराब के गोदामों की जांच की। L1 व L13 के गोदामों की जांच के दौरान रिकॉर्ड में कुछ खामियां मिली, जिसके बारे में आबकारी विभाग को लिख दिया गया है। नियमानुसार अब चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा। चुनाव के दौरान शराब की अवैध तरीके से सप्लाई रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने 11 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें पंजाब के साथ लगते 165 किलोमीटर बॉर्डर के इलाके की निगरानी करेगी। साथ ही अधिकारी विभाग की पुलिस संयुक्त टीमें बनाई गई है, जो अवैध तरीके से शराब की सप्लाई को रोकने का काम करेगी और समय समय पर गोदामों की जांच भी करेगी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का दौर जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। प्रदेश में देर शाम से जो है बरसात का दौर जो है वो शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों में जमकर बरसात जो है वो लगातार बरसात जो है वो हो रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी का दौर है। मैं एक बार कैमरामैन को कहूंगा, मैं जिला कांगड़ा में हूं और जिला कांगड़ा के साथ पालमपुर में हूं और ये धौलाधार की पहाड़ियां मैं कैमरामैन को कहूंगा दिखाएंगे आपको। पूरी तरह से जो धुंध के आगोश में धौलाधार की पहाड़ियां चली गई हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जो हो रही है और भारी
भारी हिमपात जो है वो इन पहाड़ियों पर जो है वो हो रहा है। जनवरी महीने की मैं बात करूं तो इस बार जो है वो मैदानी इलाकों में 200%, और अगर पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 200% के आसपास जो है वो ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है। कांगड़ा की बात करूं तो 245 मिलीमीटर बारिश जो है वो जिला कांगड़ा में ही दर्ज की गई है। एवरेज सामान्य तौर पर जो है 89 मिलीमीटर जो बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जाती है जनवरी माह में, लेकिन इस बार जो ये जो आंकड़ा है वो 173 मिलीमीटर के आसपास पहुंच गया। कहीं ना कहीं 200% के आसपास जो बरसात जो है वो जिला कांगड़ा में ज्यादा हुई। ये जो बरसात अगर ज्यादा हुई है तो किसानों के लिए अच्छी खबर लेके आई है, क्योंकि गेहूं की पैदावार जो है वो बम्पर होने की किसानों को उम्मीद जगी है। साथ के साथ जो बर्फबारी वाले क्षेत्र हैं जहां पर गुठलीदार जो है वो जो फ्रूट होता है, गुठलीदार जो है वो पौधे होते हैं, गुठलीदार फल जो होता है, उसके लिए जो है चिलिंग आवर जो है ये बर्फबारी जो है वो पूरे करती है। मौसम विभाग की माने तो ये सिलसिला जो है वो 2 दिन तक जारी, आज भी जारी रह सकता है और कल भी इस तरह सा सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। अगर मौसम विभाग की स्टीक भविष्यवाणी रही और बर्फबारी इसी तरह से होती रही तो पर्यटकों के एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में उमड़ने की उम्मीद है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के बाद प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और आज सुबह से ही झमाझम बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मनाली की तस्वीरें हैं, लगातार सुबह से झमाझम बर्फबारी हो रही है और जहां भी देखिए बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जितना भी जो सेब का जो बगीचा है, सेब के बगीचे के लिए खासकर मैं आपको बता दूं कि बगीचे के लिए जो चिलिंग आवर की जो आवश्यकता होती है वो पूरी हो रही है। सामने देखिए सेब का पेड़ है, बर्फ से जो है पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका है और ऐसे में जो है जो चिलिंग आवर है वो भी पूरे हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है जो कई बीमारियां होती है, कैंकर की जो बीमारी होती है वो भी दूर हो जाती है बर्फबारी होने के बाद। और साथ में जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, प्रशासन ने भी लोगों व खासकर सैलानियों को सतर्क रहने के लिए कहा है और कहा है कि जो ऊंचाई वाला इलाका है व जो नदी नाला का जो इलाका है वहां पे ना जाए। तो एक बार फिर से बारिश ने जो है अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है। पहले पिछले 5 दिन की अगर बात करूं, धुंध और धूप लगातार निकलती रही, जिस कारण आम जनजीवन में थोड़ा सा असर दिखाई दिया था। लोग बदस्तूर अपने कामों पर जाना शुरू कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है आज और कल का, कहीं ना कहीं ये और दिक्कतें आम जनता के लिए पैदा कर सकता है। ऊपरी क्षेत्र की मैं बात करूं, ऊपरी क्षेत्र में भारी बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया और मैदानी इलाकों में भी लगातार कल देर रात से बारिश जो है वो हो रही है, जिस कारण टेम्परेचर में गिरावट जो है वो साफ देखने को मिली है। लोगों ने छाते एक बार फिर से जो है घरों से बाहर निकाले और अलाप की शरण में जाना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा के मजदूर हैं या लेबर तबका है उनके लिए ये जो बारिश के दिन होते हैं काफ़ी नुकसानदेह हैं, क्योंकि रोज़ कमाना, रोज़ खाने वाले लोगों के लिए बारिश आफत बनकर लौटती है। लगातार जो है हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है। ऊपरी क्षेत्रों में भी ताजा हिमपात होता हुआ देखा गया। जिस तरह से मौसम विभाग ने 2 और 3 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी थी, उसी के बीच ये जो चेतावनी है बिल्कुल सच साबित होती हुई नजर आई। अगर कल रात की बात करें तो मंडी जिला में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है और आज भी ये बारिश जो है लगातार लगी हुई है। जिस तरह से तेज बारिश के होने के चलते जो है ठंड काफी बढ़ गई है, ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो गया है और मौसम में भी काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। जिस तरह से ठंड लगातार मंडी जिला में बढ़ती जा रही है उसको लेकर लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जो छोटे दबके के लोग होते हैं उनके लिए ये बारिश जो है मुसीबत बनकर सामने आई है। उनकी जो दिहाड़ी है, उनका जो घर था, वो ये रोजमर्रा की जो जिंदगी थी छोटी मोटी दिहाड़ी करके ही उन लोगों का गुजर बसर होता था। मगर जिस तरह से कल रात से बारिश लगी हुई है तो ये जो मजदूर है उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो बारिश है आफत बनती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि 2 और 3 फरवरी को भारी बर्फबारी और बारिश होगी। उसी के बीच प्रशासन भी बार बार लोगों से अपील करता हुआ नजर आया कि बर्फबारी वाले क्षेत्रों में
ना जाएं, क्योंकि जिस तरह से लगातार हिमाचल में बारिश हो रही है उसको देखते हुए प्रशासन बार बार लोगों को भी अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हिमाचल की बात करें तो कुल्लू मनाली की ओर लोग जो है वो ज्यादा रुख करते हैं, मगर प्रशासन बार बार अपील करता हुआ साफ नजर आ रहा है कि बर्फबारी वाले क्षेत्रों में ना जाएं, नदी नालों के आसपास ना जाएं और जिस एरिया में भूस्खलन होने का भी खतरा रहता है उस एरिया में ना जाएं।